हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो क्या हाल चाल दोस्त? सब बढ़िया? चलिए राधे राधे गुरुजी, क्लास को लह लह आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना लोग को जो चल रहा था शानदार जानदार चैप्टर लह लह गुरुजी, क्या कहोगे? सर आप कहोगे बिल्कुल नायक बैच का हम लोग का बिल्कुल वन शॉट सीरीज चल रहा था गुरुजी। क्या कहोगे? बल तथा गति का नियम, यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मेरे बच्चा, इससे पहले आप उन लोग मोशन पढ़ चुके थे, गति क्या है, विराम क्या है, गति के प्रकार, मेरे दोस्त सब कुछ लह लह पढ़ लिए थे। आज उसमें एक नया वर्ड लग गया, बल। तो सर ये क्या है बल, हमें बताइए तो। सर हम कैसे जानेंगे बल का परिभाषा? मेरे सर, ये बल को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? कहीं बल लगा है, कहीं बल नहीं लगा है। तो मेरे दोस्त, अपने आप में ये शानदार जानदार चैप्टर दिल को टच कर जाएगा। और मेरे दोस्त एक बात और, इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको फिर कभी भी ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में जितने भी बात हैं दोस्त, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, सब लह लह लेके आ गए हैं। तो मेरे बच्चा, एक बार आप इसको देखने के बाद आपको बिंदु जैसा यानी पॉइंट जैसा भी डॉट देखने को नहीं मिलेगा। सर जब नहीं मिलेगा, गुलशन सर पढ़ा दिए हैं, तो भैया क्यों नहीं हमें पढ़ लेना चाहिए? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। आइए ना गुरुजी। तो आप कहोगे दोस्त, आप उन लोग का है नायक बैच। कौन सा बैच है दोस्त? नायक बैच 2026 क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए। भैया क्या है दोस्त? बल तथा गति के नियम यानी फिजिक्स। गुरुजी बिल्कुल लह लह चलेगा, कंप्लीट एकदम गुलशन सर के अंदाज में। तो मेरे बच्चा, बिल्कुल हम शुरू कर रहे हैं। और आपको पता है मेरे दोस्त, क्या कहोगे दोस्त? आप कहोगे सर बिल्कुल लह लह चलेगा। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? आप कहोगे सर पढ़ने वाले हैं बल तथा, क्या कहोगे? गति के नियम। यस सर। भैया एकदम गुरुजी सभी कंसेप्ट, चाहे गैलीलियो का हो, चाहे न्यूटन्स का लॉ हो, सब जान लेंगे। बल तथा गति के नियम है ना प्यारे बच्चों? यस सर। क्या कहोगे? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए सर लह लह आगे बढ़ाते हैं। सर बल क्या है? अगर हमसे पूछा जाए सर बल क्या है, व्हाट इज ए फोर्स, तो हम आपसे एक बात पूछते हैं। अगर मेरे दोस्त कोई वस्तु विरामावस्था में है, कौन अवस्था में है? अगर कोई वस्तु दोस्त विरामावस्था में है, यस सर, और वो उस वस्तु को हमको गतिशील में लाना है, यानी गति में लाना है, तो मेरे बच्चा आपके मन में एक बात आया होगा, क्या सर? अगर कोई वस्तु आपका किसमें है? विराम में है, और उस वस्तु को गति में लाना है, तो भैया मेरे आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि सर अगर कोई विराम वस्तु को हम धक्का देंगे तो सर ये वस्तु किस में आएगा? मोशन में आएगा, यानी गति में आएगा। तो सर बल क्या है? भैया आप कह सकते हो किसी चीज को धकेलना बल कहलाता है, क्योंकि दोस्त बल का एग्जैक्ट परिभाषा जब तक आप उन लोग न्यूटन्स के लॉ को नहीं समझेंगे, तब तक अपना लोग बल का परिभाषा नहीं देख सकते हैं। लेकिन सर फिर भी हमें बताइए बल क्या है? तो भैया आप कहोगे सर बिल्कुल, अगर कोई वस्तु विराम में है और उस वस्तु को हम गति में लाना चाहते हैं तो हमें बल की आवश्यकता होगा। भैया या तो हम वस्तु को भैया गति में है, विराम में लाना चाहते हैं तो हमें बल की आवश्यकता होगा। तो मेरे बच्चा अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी धकेलना और खींचना ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। आपने 8th क्लास में भी यही पढ़ा होगा, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो मेरे बच्चा बिल्कुल ये तब तक सही है जब तक आप न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को नहीं समझे हो। भैया एग्जैक्ट परिभाषा, परिपूर्ण डिफिनेशन जो आता है बल का, वो न्यूटन्स के प्रथम नियम के आधार पर ही बन के आता है। तो मेरे बच्चा अब न्यूटन्स का प्रथम नियम क्या है सर, ये हमें बता दो। अरे लल्ला, सब कुछ सीक्वेंस से चलेगा ना। जब पहुंचेंगे न्यूटन्स के प्रथम नियम पे आज ही, तो आज ही जानेंगे बल का एग्जैक्ट परिभाषा। तब तक गुरुजी आप ये समझो कि भैया धकेलना, खींचना, ऐठना, मड़ोड़ना, ये सब क्या है? बल है। ये सब क्या है दोस्त? बल है। अरे बोल दो हाँ या ना? यस सर। तो भैया आप इतना समझ गए कि सर किसी विराम वस्तु को गति में लाना हो या गति वस्तु को विराम में लाना हो तो भैया हमें बल की आवश्यकता होगा। सर बल यहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं कि बल से हम ये सब काम कर सकते हैं। तो मेरे बच्चा बल वह भौतिक कारक है, क्या कहोगे दोस्त? बल वह भौतिक कारक है जिसे हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त?
आप माप सकते हो, बल से किसी की दिशा में परिवर्तन कर सकते हो, बल से किसी की आकृति में परिवर्तन कर सकते हो, भैया किसी गतिशील वस्तु को तीव्र यानी क्या मंद कर सकते हो। तो मेरे बच्चा ये सब कहानी आप किससे कर सकते हो? बल से। तो आइए गुरुजी बल के बारे में और जानते हैं। तो मेरे बच्चा अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहोगे दोस्त? आप कहोगे मेरे लल्ला बल वह भौतिक कारक है। क्या है दोस्त? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की क्या कहोगे भैया अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, भैया लाने की चेष्टा करता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। सर आप लाने की चेष्टा क्यों लिखे हो? भैया आपके सामने एक बहुत बड़ा जेसीबी आ रहा है, आप चल गए बल लगा के रोकने के लिए, क्या जेसीबी आपसे रुकेगा? नहीं नहीं रुकेगा। हाँ आप चेष्टा जरूर कर रहे हो लेकिन जेसीबी रुकेगा नहीं। यस सर। भैया तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। दूसरी भाषा में आपको जो हम सिखाए, क्या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, भैया ऐठना या मोड़ना है। यस सर। जिसमें किसी वस्तु की क्या कहोगे अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। भैया गतिशील वस्तु को आप आगे से धक्का दोगे तो हो सकता है रुक जाए या हो सकता है आपको भी आगे लेके चले जाए, है ना। तो भैया दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिससे हम किसी वस्तु की क्या कर सकते हैं अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति करते हैं या प्रवृत्ति होती है। यस सर। आगे मुद्दा पे बात करते हैं दोस्त। आप जानते हो क्या सर कोई भी चीज को अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं ऐसा ही मात्रक होता है, कहीं ना कहीं सीजीएस मात्रक होता है। तो मेरे बच्चा आप कहोगे मेरे भाई बल, क्या कहोगे दोस्त? बल। फोर्स को दिखाते हैं एफ से। तो मेरे बच्चा बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है आप बचपन से जानते हो न्यूटन होता है। क्या होता है? बल को जो मेजरमेंट करते हैं दोस्त वो उसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है जिसे हम क्या कहोगे कैपिटल लेटर एन से दिखाते हैं। तो सर ये फिर ये क्या है दोस्त? आगे हम पढ़ाएंगे एफ बराबर एम इंटू ए, ये बल का क्या होता है फोर्स निकालने का परिभाषा होता है। भैया मास क्या कहोगे सर? केजी होता है। त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया आप कहोगे सर बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन भी होता है और कहोगे सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। यस सर। भैया सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है दोस्त? बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और आपको याद रखना है 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। मेरे बच्चा बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। यस सर। और भैया यह एक सदिश राशि है। बल कैसा राशि है? सदिश। क्यों? क्योंकि सर बल के पास परिमाण भी है और बल के पास दिशा भी है और जिस वस्तु के पास परिमाण भी हो दिशा भी हो वो सदिश कहलाता है। तो भैया बल क्या है? एक सदिश राशि है क्योंकि इसके पास परिमाण भी है और इसके पास दिशा दोनों होता है। बोलो प्रभु क्लियर है? यस सर। सर आपने कहा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप पढ़ोगे तभी आपका बल का परिभाषा समझ में आएगा। क्या सर ऐसा हो सकता है कि हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ तब तक नहीं पढ़ेंगे? उतना मेरे अंदर इंतजार नहीं है, आप बल का हमें परिभाषा न्यूटन से पहले बता दीजिए। तो जी है, बोलो हाँ। भैया आप बिना न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जाने हुए भी बल को परिभाषित कर सकते हो। कहो कैसे? तो बोलो ऐसे। सर आइए ना गुरुजी लह लह समझते हैं। क्या कहोगे दोस्त? लह लह समझते हैं। मेरे बच्चा क्या कहोगे? आप कहोगे सर बल के प्रभाव। मेरे बच्चा बल के प्रभाव से भी हम समझ सकते हैं बल का परिभाषा बिना न्यूटन लॉ को पढ़े। तो क्या है सर बल का परिभाषा? मेरे बच्चा अगर हम आपसे पूछे कहोगे क्या? अगर हम आपसे पूछे दोस्त अगर आपके पास क्या कहोगे सर बल किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है। सर आपके पास ये फुटबॉल रखा हुआ है, आप चलते चलते आए इसको मार दिए पैर से, ये बेचारा क्या हुआ लुढ़क जाएगा, चलते चलते यहां आ जाएगा। तो भैया आप कह सकते हो एग्जैक्ट पहला डिफिनेशन बल का क्या मेरे बच्चा? आप बल के प्रभाव से भी बल का परिभाषा को समझ सकते हो कि भैया आप किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकते हो। कब? बल के प्रभाव को उत्पन्न करके। मेरे बच्चा बल से ही गतिशील वस्तु को ला सकते हो यानी स्थिर वस्तु को गति में। ये भी क्या है? बल का परिभाषा है। तो आप कहोगे सर बल के परिभाषा हम यहां से भी दे सकते हैं कि अगर किसी स्थिर वस्तु को यानी अगर किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम मोशन में ला दिए तो वो भी क्या है सर? बल है। यस सर। तो भैया पहला प्रभाव बल का क्या जाने कि बल किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर कहोगे दोस्त भैया बल गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। क्या कहोगे? बल गतिशील वस्तु को क्या कर सकता है? रोका जा सकता है यानी रोक सकता है। भैया मान लो कोई साइकिल चला के आ रहा है, आपने उसको जोर से धक्का दे दिया, भैया क्या होगा? वस्तु रुक जाएगा। यानी बल से गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है। क्या कहोगे दोस्त?
भैया बल से क्या कहोगे दोस्त, बल से भैया क्या कहोगे, किसी गतिशील वस्तु को आप रोक सकते हो। यस सर, मान लो उधर से गेंद आ रहा है, आपने कैच ले लिया, भैया क्या होगा, वस्तु रुक जाएगा। तो भैया आप बल का ये भी डिफिनेशन दे सकते हो कि भैया बल किसी गतिशील वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यस सर। फिर भैया आप कहोगे बल किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। क्या कहोगे दोस्त, मान लो कोई चीज बहुत स्पीड में आ रहा है, आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हो, भैया हो सकता है रुके नहीं, लेकिन आप जब इधर से बल लगाओगे अपोजिट बल, तो उसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। या बल आप जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में बल लगा रहे हो, तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो भैया आप कह सकते हो कि बल किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। यानी सेम दिशा में बल लगाओगे तो चाल बढ़ेगा, अपोजिट दिशा में बल लगाओगे तो चाल क्या होगा, घटेगा। अरे क्लियर है, बोल दो हाँ या ना। यस सर। यानी जिधर वस्तु जा रहा है आप उधरे बल लगाओगे तो चाल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर चाल वस्तु इधर आ रहा है, आप अपोजिट बल लगाओगे तो चाल क्या होगा, घटेगा। यानी चेंज कर सकते हैं उसके स्पीड को, यानी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। फिर कहोगे सर बल गतिशील वस्तु की दिशा में बदला जा सकता है। यानी बल से क्या कहोगे, बल से गतिशील वस्तु की दिशा बदला जा सकता है। मान लो फुटबॉल आपका रहा इधर, आप बल लगा दिए, फुटबॉल का डायरेक्शन हो गया इधर, मतलब बल से गतिशील वस्तु की दिशा में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। ये भी क्या है, बल का परिभाषा है। फिर कहोगे दोस्त बल किसी वस्तु की आकृति आमाप को कोई भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। भैया मान लो किसी वस्तु पे क्या हुआ, बहुत जोर से कोई पत्थर गिर गया, भैया उसका शेप सहज क्या होगा, सब चूर चूर हो जाएगा। तो भैया हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं क्या, कि बल से किसी वस्तु की आकृति आमाप में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। तो भैया न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बिना पढ़े आप बल का परिभाषित ये 5 स्टेप से कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि बल के प्रभाव को लिखें, तो भैया बल के प्रभाव निम्नलिखित हैं, क्या कहोगे भैया, पांचों का पांचों प्रभाव अगर आप लिख दोगे तो लह लह आपको नंबर मिल जाएगा। तो मेरे बच्चा ये बल के प्रभाव आप बिना न्यूटन लॉ को पढ़े ही परिभाषित करोगे तो सभी परिभाषा पांचों का पांचों क्या है, सही है। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ जाएं। यस सर, आगे बढ़ जाइए। अगला दोस्त क्या है, अगला है दोस्त बल के प्रकार। मेरे बच्चा आप जानते हो कोई भी चीज पढ़ते तो उसका टाइप भी जानते हैं। तो मेरे बच्चा बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, तो पहला है दोस्त घर्षण बल, नाम में छुपा हुआ है फ्रिक्शन फोर्स। भैया कब होगा फ्रिक्शन फोर्स, आप कहोगे सर भैया यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है और यह दो सतहों के बीच कार्य करता है। कभी आप अटैची यानी बैग और को कभी आप सीढ़ी से उतारे होंगे तो लग रहा होगा आप आगे खींच रहे हो, तो लग रहा है बल क्या लग रहा है, पीछे लग रहा है, यानी नाम है घर्षण बल। मेरे बच्चा यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है और यह दो सतहों के बीच कार्य करता है। भैया इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे, क्योंकि ये हमेशा दो बॉडी के क्या होता है, कॉन्टैक्ट में होता है। तो मेरे बच्चा ये क्या होता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, ठीक ना। आगे जानते हैं, आगे जानते हैं दोस्त, क्या कहोगे दोस्त, अगला है अभिकेंद्रीय बल। क्या है दोस्त, अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है दोस्त, भैया आप कहोगे जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की ओर उस पर एक क्या होता है, बल लगता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मेरे बच्चा आपके पास ये कोई क्या है, आप कहोगे सर वृत्ताकार पथ है। भैया यहाँ पे यहाँ तक का त्रिज्या आर है, ये वस्तु का द्रव्यमान एम है। यस सर। मान लो ये भी वेग से क्या है, गतिशील है। तो भैया ये यहाँ आएगा, यस सर, फिर ये यहाँ आएगा, यस सर, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। भैया हर जगह क्या लग रहा है, एक बल से इसको खींच रहा है। मेरे बच्चा ये बल से जो सेंटर की तरफ खींच रहा है, इस बल को ही क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कह सकते हो आप कि कोई वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु को केंद्र की तरफ जिस बल से खींचा जाता है, भैया उस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहोगे, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक क्या होता है, बल लगता है जो उस पे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है और इस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है अभिकेंद्रीय बल का FC बराबर mv²/r। क्या कहोगे दोस्त, भैया अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है FC बराबर mv²/r, जहां F क्या है, बल, M क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, V क्या है, वस्तु का वेग, R क्या है, त्रिज्या। मेरे बच्चा ये फॉर्मूला आप याद रखोगे अभिकेंद्रीय बल का FC, C मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, FC बराबर mv²/r। यस सर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। यही चीज यहां बताया गया है कि भैया अभिकेंद्रीय बल क्या लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, जैसे सूर्य और पृथ्वी की गति।
अगला क्या है दोस्त, अगला है चुंबकीय बल। भैया मैग्नेट फोर्स बिल्कुल जानते होंगे आप। चुंबकीय बल क्या होता है सर, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है मेरे बच्चा। यानी अगर आप दो चुंबक को आपस में सटाओगे तो क्या होता है सर, देखना पड़ेगा। आप ये भी जानते होंगे चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो मेरे बच्चा चुंबकीय बल क्या है, आप कहोगे सर किसी एक चुंबक यानी मैग्नेट के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पे भैया मैग्नेटिक मटेरियल पर जो लगाया जाता है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, मेरे बच्चा उसको ही क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। भैया आप जानते हो चुंबक क्या होता है, भैया चुंबकीय बल यानी क्या कहोगे सर, एक चुंबक से अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पे जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। मेरे बच्चा चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। भैया आप जानते हो समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और समान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। यानी उत्तरी ध्रुव लेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लेंगे तो आकर्षण होगा। हाँ यस सर, क्या कहोगे, चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो किसी एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ पर लगाए गए आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। अगला क्या है दोस्त, अगला क्या है देख लो, चुंबक में दो ध्रुव होता है भैया, एक हो गए नॉर्थ एक हो गए साउथ, फिर एक नॉर्थ एक साउथ, दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। फिर नॉर्थ ये नॉर्थ, दोनों में क्या है, सेम है, तो क्या कहोगे, रिपल्सन हो रहा है। तो आप कहोगे सर क्या, ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, चुंबक में, अरे भाई चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक में कहोगे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, एक में कहोगे दक्षिणी ध्रुव, क्या कहोगे, साउथ पोल। तो मेरे बच्चा याद रखना, नॉर्थ यानी सिंपल ऐसे लिखो ना, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। याद रहेगा दोस्त, क्या कहोगे, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। समान ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और समान ध्रुव यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, आकर्षण होता है। क्लियर है बच्चा, यस सर, चलिए आगे बढ़ जाएं। अब दोस्त अगला है प्रबलता के आधार पे, क्या कहोगे दोस्त, प्रबलता के आधार पे, यानी दोस्त आप कहोगे सर बल दो प्रकार का होता है, क्या, एक हो गए संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स, एक हो गए असंतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स। सर ये क्या होता है, अगर ये कोई वस्तु है, यस सर, आपने कहा सर कि अगर ये वस्तु है इसका द्रव्यमान m है, भैया इस पे कोई ना कोई तो बल कार्य कर रहा होगा, यस सर। भैया जितना भी बल इस पे कार्य कर रहा होगा, यानी ये F1, ये मान लेते F2, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, मान लो ये F4 है, यस सर। भैया सभी का, अगर सभी का सम यानी F1, F2, F3, F4 जितना भी बल लग रहा है, सभी का परिणाम क्या हो, अगर नेट रिजल्ट जो जीरो हो यानी सभी का परिणामी बल शून्य हो, भैया उसको कहते हैं संतुलित बल। और सभी का परिणामी बल शून्य ना हो, यानी अगर एफ नेट शून्य हो, क्या कहोगे, एफ नेट शून्य हो तो परिणामी बल, यस सर। अगर एफ नेट शून्य ना हो भैया असंतुलित बल, सिंपल याद रखना है। क्या कहोगे, अगर टोटल फोर्स यानी अगर लगने के बाद उनको सभी का सम करने पर अगर क्या हो जाए वैल्यू जीरो, तो क्या कहोगे सर संतुलित बल है। अगर भैया जीरो ना हो तो असंतुलित बल है। भैया सिंपल है, नाम में छुपा हुआ है। पहला है दोस्त संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स क्या होता है, मेरे बच्चे आप सिंपल कहोगे, यदि कोई वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता हो, क्या कहोगे, उस वस्तु पर लगने वाला सभी बल संतुलित बल कहलाता है। भैया जितना भी बल लग रहा है सबका एफ नेट यानी परिणामी बल क्या हो जाए, अगर शून्य हो जाए तो वो संतुलित बल कहलाएगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। भैया असंतुलित बल क्या कहलाएगा, भैया असंतुलित बल क्या कहलाएगा, आप कहोगे सर यदि कोई वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो भैया असंतुलित बल कहलाएगा।
एफ नेट अगर जीरो ना हो तो असंतुलित बल कहलाएगा। यस सर, जैसे एग्जांपल सर, एग्जांपल देखो संतुलित बल का। भैया देखो ध्यान से, इधर लग रहा है 20 न्यूटन, इधर लग रहा है 20 न्यूटन। भैया ऊपर 30 नीचे 30, नेट रिजल्ट कितना है? जीरो है। भैया इधर 20 से लग रहा है, इधर भी 20 लग रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। ऊपर 30 नीचे भी 30 बैलेंस कर देगा। तो क्या कहोगे, अगर हम परिणामी बल निकाले, ये प्लस 20, ये क्या होगा? माइनस 20, ये प्लस 30, ये क्या होगा? माइनस 30। नेट क्या आ गया? जीरो। क्या कहलाएगा? परिणामी बल। यस सर। फिर क्या है? असंतुलित बल देख लो। भैया इधर लग रहा है 20 न्यूटन, इधर लग रहा है 15 न्यूटन। क्या कहोगे? 20 माइनस 15 कितना आया? 5 न्यूटन। यानी एफ नेट जीरो नहीं है, असंतुलित बल कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है दोस्त? यस सर। तो भैया प्रबलता के आधार पे दो टाइप का बल, संतुलित और असंतुलित। यानी क्या कहोगे? सभी बल का सम अगर जीरो हो जाए संतुलित, सभी बल का सम जीरो ना हो तो असंतुलित। क्लियर है भाई? यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। असंतुलित बल के उदाहरण। भैया असंतुलित बल के उदाहरण क्या क्या है? आप कहोगे सर दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए खींचना अथवा धकेलना, वहां भी असंतुलित बल का कार्य करता है। फिर कहोगे चलती हुई वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाने में भी आप किसका काम करते हो? असंतुलित बल का काम करते हो। किसी रुकी हुई वस्तु को धक्का मारना जिससे वह चलने लगे, उसमें भी किसका काम करते हो? असंतुलित बल का कार्य करते हो। अरे बोल दो हाँ या ना। यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। अब गुरुजी आया है न्यूटन के गति का नियम। क्या है दोस्त? न्यूटन के गति का नियम। तो मेरे बच्चा आप लोग यहां से शुरू करेंगे न्यूटन के गति का नियम। तो भैया न्यूटन साहब 3 नियम दिया है जिसका नाम रखा गया है, पहला न्यूटन के प्रथम गति का नियम, दूसरा न्यूटन के दूसरा गति का नियम, और तीसरा क्या कहोगे? न्यूटन के तृतीय गति का नियम। आइए गुरुजी लह लह आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्त क्या कहोगे? आप कहोगे सर न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गति के 3 मौलिक नियमों का प्रस्तुत किया, ठीक ना। ये नियम किसी वस्तु की गति की वर्णित करता है। इन नियमों को ही क्या कहते हैं? न्यूटन के गति का नियम के नाम से जानते हैं। भैया गति का प्रथम नियम यानी क्या कहोगे? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम या द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के गति का तृतीय नियम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो भैया क्या कहोगे? न्यूटन साहब ने गति के बारे में गति के 3 मौलिक क्या के बारे गति के बारे में 3 मौलिक नियम दिए जिन्हें हम न्यूटन के गति का नियम कहते हैं, और ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के नाम से प्रचलित है। आइए गुरुजी लह लह समझते हैं न्यूटन के प्रथम गति का नियम। मेरे बच्चा यानी गति का प्रथम नियम क्या कहता है? ए सुनो, क्या कहोगे? आप कहोगे सर न्यूटन के प्रथम गति का नियम, न्यूटन के प्रथम गति का नियम ये क्या कहता है सर? हमें थोड़ा बताइए दोस्त। इसका कहना है, क्या कहना है दोस्त इसका? यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, और यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा। सिंपल है, सिंपल है दोस्त। क्या कहोगे सर? सिंपल है। भैया न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या है दोस्त? आप कहोगे सर न्यूटन के प्रथम गति का नियम आपको सिंपल इतना याद करना है, क्या? यदि कोई वस्तु गति में है तो किस में रहेगा? गति में। भैया यदि कोई वस्तु अगर विराम में है तो किस में रहना चाहेगा? विराम में। मतलब एक एग्जांपल देके समझाएं। यस सर। एक हरा हरा घास है। अरे सर हरा हरा बनाइए ना। यस सर। भैया एकदम हरा हरा घास है। यस सर।
अब किसका है ये मत पूछना। हरा हरा घास है, यस सर। भैया गाय यहाँ पे खा रही है घास को, यस सर। ये आपका गाय है, मान लो ना, यस सर, मैथ के स्टूडेंट है। ये गाय है, गाय घास खा रही है, तो ये गाय घास कब तक खाएगी? आप कहिएगा सर जब तक इस गाय को कोई मारने नहीं आएगा, या जब तक गाय का घास क्या हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा। भैया न्यूटन का प्रथम गति का नियम यही कहता है, अगर गाय घास खा रही है तब तक गाय घास खाएगी जब तक कि उसको कोई मारने नहीं जाएगा, या अगर गाय घास खा रही है वो तब तक खाते रहेगी जब तक गाय का घास क्या हो जाए, समाप्त ना हो जाए। तो सिंपल तो है, अगर कोई वस्तु गति में है तो किसमें रहना चाहेगा, गति में। अगर कोई वस्तु विराम में है तो किसमें रहना चाहेगा, विराम में, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो। तो भाई सिंपल है, यही है दोस्त न्यूटन के प्रथम गति का नियम। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा। भैया अपने गति का विरोध करता है, इसी को दोस्त क्या कहते हैं, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। जी गुरुजी, भैया पढ़ लो, क्या कहोगे दोस्त। भैया आपको सर गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या क्या कहोगे सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर क्या कहोगे, पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना हो। भैया इसे ही न्यूटन के प्रथम गति का नियम कहते हैं। अरे बोल दो हाँ या ना, यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भैया अगला क्या है, न्यूटन के गति का नियम आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि भैया दूसरे शब्दों में कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में, अगर मोशन में है तो मोशन में। भैया सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही क्या कहोगे, रहना चाहती है तथा अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक ना। ठीक उसी तरह यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है, मतलब अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहती है। अब यहां सर आप बोले थे कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा मिलता है, तो सर वो बताइए। आइए ना दोस्त, आपने क्या कहा कि भैया ये अपने गति का विरोध करती है, तो मेरे बच्चा अगर कोई बॉडी मोशन में है तो किसमें रहना चाहेगा, मोशन में। इसका मतलब उस पर बल लगते रहे, यस सर। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो भैया वो रुका ही रहना चाहेगा, मतलब उस पर जो बल लग रहा है वही बल लगना चाहिए। तो आप एग्जैक्ट मीनिंग समझो कि भैया बल से ही क्या होता है, कोई वस्तु का आप रेस्ट में है तो मोशन में लाते हो, और मोशन में है तो रेस्ट में लाते हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा असंतुलित बल लगाना होता है। अब समझो तुम एग्जैक्ट डिफिनेशन, यदि कोई वस्तु गति में है तो किसमें रहना चाहेगा, गति में। भैया अगर कोई वस्तु रुका है तो किसमें रहना चाहेगा, रुका में। कब तक, कब तक, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, यानी बाहरी बल लगेगा तो उसकी गति का क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब आप एग्जैक्ट मीनिंग समझे कि नहीं समझे, बता दो दोस्त कि भैया बल का एग्जैक्ट डिफिनेशन अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, भैया रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो। वही बाहरी बल क्या हो जाता है, बल का परिभाषा बन जाता है। अरे बोल दो हाँ या ना, यस सर। चलिए अब मेरे दोस्त इसको और डिटेल में समझना है तो भैया आपको समझना होगा जड़त्व यानी इनर्शिया। क्या समझना होगा, इनर्शिया। अगर सबसे हम पहला क्वेश्चन पढ़े कि जड़त्व का स्रोत क्या है, भैया सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले जड़त्व को समझने से पहले कुछ बात को समझो। क्या दोस्त, जैसे आप कहोगे सर जड़त्व का स्रोत क्या है, जड़त्व का स्रोत क्या है, तो आप कहोगे दोस्त जड़त्व का स्रोत जो है वो है द्रव्यमान। क्या है दोस्त, जड़त्व का स्रोत क्या है, द्रव्यमान है। मेरे बच्चा पहला क्वेश्चन, भैया जड़त्व का अगर कोई पूछे स्रोत क्या है तो क्या कहोगे, द्रव्यमान। गुरुजी दूसरा पॉइंट आप ये याद रखोगे, क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु की, उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। भैया जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। पूछे साइकिल में ट्रेन में किसका जड़त्व अधिक होगा, तो भाई सिंपल कहोगे सर ट्रेन का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, क्योंकि ट्रेन का द्रव्यमान क्या है, अधिक है। तो द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। यस सर, आप याद रखना दोस्त, जड़त्व का ऐसा ही मात्रक, ये भी क्या होता है दोस्त, केजी होता है। क्यों,
क्योंकि जड़त्व तो डायरेक्ट रिलेशन है किससे, द्रव्यमान से। द्रव्यमान का होता है केजी, तो जड़त्व का भी क्या होगा, केजी। तो मेरे बच्चा जड़त्व का ऐसी मात्रा क्या होता है, केजी होता है। चलिए आइए दोस्त, अब आइए दोस्त समझते हैं जड़त्व क्या है। भैया आप कहोगे सर जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, क्या कहोगे दोस्त, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यही कारण है कि गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। भैया जड़त्व सिंपल आप ये समझो, जड़त्व का मतलब ही होता है कि भैया अपने गति का विरोध करना। क्या होता है दोस्त, जड़त्व का मतलब ही होता है अपने गति का क्या करना, विरोध करना। तो मेरे बच्चा क्या कहोगे, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, यानी जड़त्व जो है किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यही कारण है कि गति के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। भैया अगर आपसे क्वेश्चन पूछे न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो आप याद रखोगे दोस्त न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यानी न्यूटन का प्रथम नियम का संबंध किससे है, इनर्शिया ऑफ सॉरी जड़त्व से संबंध है। क्या कहोगे दोस्त, इनर्शिया से संबंध है। क्लियर है, यस सर। अब मेरे दोस्त आता है जड़त्व के प्रकार। क्या आता है दोस्त, जड़त्व के प्रकार। भैया क्या कहोगे सर, जड़त्व जो होता है वो तीन टाइप का होता है। क्या कहोगे दोस्त, भैया जड़त्व के तीन प्रकार के होते हैं। कौन है महापुरुष, महापुरुष दो प्रकार लिखा है। जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या कहोगे, विराम के जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी इस जड़त्व में क्या होता है, वस्तु की भैया विरामावस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा है गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन, इस जड़त्व के कारण वस्तु की क्या होता है, सरल रेखा एक समान गति की अवस्था में अपनी गति को अवस्था बनाए रखने में पता प्रवृत्ति होती है। और तीसरा है दोस्त, तीसरा क्या है बच्चा, भैया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या कहोगे, दिशा का जड़त्व। तीसरा है दोस्त दिशा का जड़त्व, इससे डायरेक्शन पता चलता है। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा क्या है दोस्त, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी क्या कहोगे, जड़त्व की दिशा की पता का ज्ञान होता है इससे। क्या होता है दोस्त, भैया आप कहोगे सर इससे वस्तु की दिशा का ज्ञान होता है, ठीक ना। तो जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तीन। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और क्या, दिशा का जड़त्व। मेरे बच्चा दिशा का जड़त्व यानी क्या कहोगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है, चलिए अब आगे देखो एक बात। क्या कहोगे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। क्या कहोगे, जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण या प्रवृत्ति होता है। भैया ऐसा कोई वस्तु है जिसके पास द्रव्यमान ना हो, नो सर। तो भैया जड़त्व जो होता है प्रत्येक वस्तु का क्या होता है, गुण या प्रवृत्ति होता है, यस सर। जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है, यानी जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही क्या होगा, जड़त्व का द्रव्यमान होगा। यानी जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है, यस सर। भैया इसका मात्रा क्या होता है, केजी होता है जड़त्व का। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्के वस्तु से क्या होगा, अधिक होगा। यानी दोस्त जितना ज्यादा वस्तु द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व क्या होगा, उतना अधिक होगा, यस सर। भैया जड़त्व भी समझ में आ गया। चलिए अगला क्या है दोस्त, अगला सम इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या अंतर है। भैया जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर, तो एक साइड क्या लिखोगे जड़त्व, एक साइड क्या लिखोगे द्रव्यमान, यस सर। भैया जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रवृत्ति होता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होता है। कहोगे दोस्त किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान से मापा जाता है, जबकि द्रव्यमान स्वयं से ही मापा जाने वाला है, उसको कोई जड़त्व की आवश्यकता नहीं होती है। भैया जड़त्व को मापने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, बट द्रव्यमान को मापने के लिए जड़त्व की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो उसके अंदर जितना पदार्थ से बना है वही उसका द्रव्यमान है। क्लियर है दोस्त, यस सर। चलिए अगला है दोस्त संवेग यानी मोमेंटम। सर संवेग क्या होता है, भैया सिंपल, न्यूटन के द्वितीय गति को नियम को समझने के लिए संवेग को समझना बहुत जरूरी है। क्या है दोस्त, संवेग, यस सर। मोमेंटम किसे दिखाते हैं, पी से। क्या होता है दोस्त, आपको सर संवेग बराबर होता है
बोलो क्या कहोगे सर? द्रव्यमान गुना गुणनफल क्या होता? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणन गुणनफल। तो संवेग को दिखाते P से, द्रव्यमान को दिखाते M से, और गुणनफल को दिखाते हैं द्रव्यमान गुना वेग ना, द्रव्यमान गुना वेग। यस सर। तो भैया P बराबर क्या कहोगे? M इंटू भी। क्या कहोगे दोस्त? P बराबर M इंटू भी। यस सर। फिर कहोगे दोस्त क्या? P बराबर M इंटू भी। यस सर। फिर अगर आपसे पूछे संवेग कैसा राशि है, तो संवेग सदिश राशि होती है। क्या होती है दोस्त? संवेग सदिश राशि होती है। संवेग क्या होती है? सदिश राशि होती है। फिर कहोगे दोस्त संवेग का ऐसा ही मात्रक बता दो। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, इसका होता है मीटर पर सेकेंड। संवेग का ऐसी मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। यस सर। फिर कहोगे दोस्त संवेग हो तो गया, संवेग का सीजीएस मात्रक क्या कहोगे? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। बस यही बात तो यहां कहा गया है। क्या कहा गया दोस्त? आप कहोगे संवेग यानी किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु के विराम या गति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग सदिश राशि होती है। यस सर। संवेग राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। संवेग को प्रायः P से दर्शाते हैं। भैया P बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर M इंटू भी होता है। P बराबर क्या होता है दोस्त? M इंटू भी होता है। भैया सिंपल है। किसी वस्तु का संवेग क्या कहोगे? सर द्रव्यमान और वेग का क्या होता है? गुणनफल होता है। संवेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। यस सर। क्लियर है। अब दोस्त ध्यान से देखना है। क्या कहोगे? P बराबर M इंटू भी, जहां P क्या है? संवेग, M क्या है? द्रव्यमान, भी क्या है? वेग। भैया यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। और संवेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स होता है। चलिए अब दोस्त न्यूटन के गति का द्वितीय नियम समझ लो बस, क्योंकि संवेग समझ चुके हो तो गति का द्वितीय नियम हल है, क्लियर है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है दोस्त? आइए समझते हैं। इनका कहना है दोस्त क्या कि भैया बल को जितना बढ़ाओगे संवेग में परिवर्तन उतना ज्यादा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। मतलब दोस्त संवेग को जितना बढ़ाओगे, क्या कहोगे? बल को जितना बढ़ाओगे संवेग में परिवर्तन समय के साथ उतना बढ़ेगा। यस सर। भैया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन मतलब क्या? डेल्टा पी। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अरे बोल दो। यस सर। काम बन गया। भैया बल बढ़ेगा। यस सर। डेल्टा पी चेंज कैसे निकालेंगे? तो फाइनल मोमेंटम पी फाइनल माइनस क्या? पी इनिशियल, अब बटा क्या? टाइम टी। अब देखो फोर्स बढ़ रहा है। पी फाइनल, तो फाइनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल के लिए क्या होगा? पी बराबर एम इंटू भी। यस सर। इनिशियल के लिए क्या होगा? ये फाइनल, ये इनिशियल के लिए क्या होगा? एम इंटू यू। अरे होगा, कहोगे यस सर। तो मेरे बच्चा पी फाइनल को क्या लिखोगे? एम इंटू भी, क्योंकि अंतिम वेग को भी से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को यू से दिखाते हैं, एम यू। अब बटा क्या हो गया? टी। अरे बोल दो। यस सर। क्या कहोगे सर? क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? भी माइनस यू बटा क्या बचेगा? टी। अरे बोल दो। यस सर। आप कहोगे सर आपने हमें पढ़ाया था क्या? भी बराबर यू प्लस ए टी। अरे बोल दो। यहां से टी बराबर क्या कहोगे? यहां से ए बराबर कहोगे सर आप होगा भी माइनस यू बटा क्या होगा? टी। यहां रख दो। क्या कहोगे सो दोस्त? एफ समानुपाती एम तो एम रहेगा। बताओ भी माइनस यू बटा टी को क्या लिख सकते हो? आप ए लिख सकते हो। देखो ना, भी माइनस यू बटा टी को क्या लिख सकते हो? आप ए लिख सकते हो। भैया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। अरे बोल दो। हो तो गया दोस्त। क्या? जब भी इस साइन को हटाते थे नियतांक आता है, तो के एम ए, और के का मान कितना होता है? 1। भैया आ तो गया रिजल्ट, आ तो गया दोस्त रिजल्ट। क्या कहोगे? एफ बराबर एम इंटू ए। यही होता है दोस्त न्यूटन का सेकेंड लॉ। एफ बराबर एम इंटू ए। भैया यही होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। कैसे कि दोस्त देखो,
फोर्स जितना बढ़ेगा संवेग में परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में उतना क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एफ बढ़ेगा तो डेल्टा पी बटा टी, तो भैया एफ बढ़ेगा तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बटा टी, तो एफ बढ़ेगा तो पी फाइनल के लिए एम इंटू वी, इनिशियल के लिए एम इंटू यू बटा टी, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन ले लिए तो वी माइनस यू बाई टी। बोलो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस यू बाई टी को क्या लिखे, ए, तो एफ बराबर कांस्टेंट क्या आया, के एम ए, के का वैल्यू 1, यानी एफ बराबर क्या आया, एम इंटू ए। मेरे बच्चा यही तो यहाँ पे कर रहा है क्या दोस्त, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है दोस्त, ये कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की क्या कहोगे, दिशा में बल के समानुपाती होता है। इस गति का द्वितीय नियम कहा जाता है। मेरे बच्चा मान ली कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u है और सीधी रेखा पर चल रही है, तो भैया आप जानते हो रिजल्ट क्या आया दोस्त, आपका रिजल्ट आया F बराबर क्या, m इंटू ए। याद रखोगे दोस्त, F क्या है, बल है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। भैया इसको ड्राइव आपके सामने कर दिए हैं, बट यहां देख लो, पुनः मान लिया कि t समय तक F बल पर लगने उस वस्तु का भी वेग हो जाता है, सही बात है। तो चूंकि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है, अतः दिए गए वस्तु को प्रारंभिक वेग यानी P1 यानी m इंटू यू हो जाएगा, चूंकि प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, यस सर। और दिए गए वस्तु का अंतिम वेग को P2 यानी m इंटू वी हो गया, चूंकि अंतिम वेग को v से दिखाते हैं। आपके सामने लहर लहर रिजल्ट आया, संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, तो P2 के लिए m भी, u के लिए P1 के लिए m इंटू यू, m कॉमन ले लिए v माइनस यू। भैया अतः संवेग में परिवर्तन की दर m v माइनस यू बटा क्या कहोगे, t, जहां t क्या है, लगा समय है, जहां t क्या है, लगा समय है, यस सर। भैया आपके सामने लहर लहर रिजल्ट आया क्या, अब चूंकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के दिशा में क्या होता है, समानुपाती होता है, तो एफ समानुपाती m माइनस वी यू बटा क्या टी। अब इसको हटाएंगे आएगा कांस्टेंट के, यस सर, ये m चल रहा है, v माइनस यू बटा क्या टी। आपको सर f बराबर के, ये m, इसको क्या लिख सकते हैं, a, k का वैल्यू कितना है, 1 है। भैया ओवरऑल क्या आया, f बराबर m इंटू ए। बताओ दोस्त क्या होता है f बराबर m इंटू ए। भैया वही देख लो यहाँ पे, जब इसको हटाए तो f बराबर क्या आया, m इंटू ए, जहां कांस्टेंट क्या आता है, k। भैया k एक अनुपाती स्थिरांक है और बल का मात्रक है, इस प्रकार लिया जाता है कि स्थिरांक k का मान क्या हो, 1 हो। भैया सिंपल यहाँ पे देख लो रिजल्ट आया आपके सामने क्या, आपको सर f बराबर m इंटू ए, इतने करने की कोई आवश्यकता नहीं था, सिंपल कर लेते। अर्थात किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। भैया न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, कि अगर किसी वस्तु पर लगे बल क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है दोस्त, यस सर। चलिए सिंपल याद रखिएगा क्या, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम, क्या कहोगे दोस्त, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम क्या कहोगे, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए, यस सर। चलिए आइए दोस्त, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन को समझेंगे। चलिए क्या दोस्त, गति के तृतीय नियम क्या है दोस्त, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ को क्या कहा जाता है, क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। जब दोनों एक एक साथ होता है उसको अन्योन क्रिया कहते हैं। तो भैया गति का तृतीय नियम क्या कहता है, भाई सिंपल है, क्या कहोगे भैया, एक्शन बराबर क्या, रिएक्शन। अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे बल लगाया तो ये भी ऑब्जेक्ट इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या कहोगे दोस्त, भैया गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या कहोगे, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं क्या कहोगे विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। भैया थर्ड लॉ तो सबसे आसान है भाई, क्या कहोगे, अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारा तो क्या आप चुप बैठोगे, सड़क से वहीं घींच दोगे, ऐसा नहीं करना है दोस्त, ना ही थप्पड़ खाना है, नहीं थप्पड़ मारना है, ठीक ना, ये सब बैड हैबिट होता है। हम लोग पढ़े लिखे इंसान है, अगर पढ़े लिखे इंसान ऐसा करेंगे भैया धरती माता किस पे विश्वास करेगी बताओ, है। इसीलिए दोस्त
अपना लोग का एक नेतृत्व है, अपना लोग का एक विचारधारा है कि भैया बिल्कुल एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और एकदम सब इंसान जैसे प्रतिष्ठित बन के रहना है। लेकिन दोस्त होता है क्या, ये समझो। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है। गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यस सर। कहोगे सर न्यूटन के तृतीय गति बताता है कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया, क्या हो गए दोस्त, अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, और क्या कहोगे, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल के क्या होता है, बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। मतलब अगर ये बल लगाया उस पे तो वो भी बल लगाएगा इस पे। इसी को दोस्त क्या कहते हैं भैया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम या गति के तृतीय नियम या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यस सर। चलिए अब तृतीय गति का उदाहरण ढेर सारा कह सकते हो। क्या भैया, गति के तृतीय नियम को ऐसे समझते हैं कि आप किसी टेबल पर हाथ रखकर खड़े हैं। भैया जितना बल आपका हाथ टेबल पर लगा रहा है भैया उतना ही बल टेबल आपको हाथ पे लगा रहा है। आपने देखा होगा कि कमजोर छत पर ज्यादा बल अर्थात कई व्यक्तियों के बैठने पर वह छत क्या होता है, टूट जाती है। अतः छत प्रतिक्रिया बल उतना नहीं लगा पाती है जितना व्यक्ति उस प्रतिक्रिया बल लगाता है। भैया ये सब क्या है, आपको गति के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है गुरुजी। यस सर। चलिए अगला क्या है दोस्त, अगला है संवेग संरक्षण का नियम। भाई सिंपल है, संवेग संरक्षण का नियम गुरुजी क्या होता है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। इनका कहना है दोस्त, क्या संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं का कुल संवेग, भैया संवेग संरक्षण के नियम का कहना है दोस्त क्या, भैया संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रतिक्रिया में अपवर्तन या संरक्षित रहता है। यानी दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि दो वस्तुओं के संवेग, क्या कहोगे दोस्त, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहोगे दोस्त, इनका कहना है कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रतिक्रिया में भैया अपवर्तन रहता है, यानी अपवर्तित रहता है, अपवर्तित रहता है यानी नो चेंज। अपवर्तित रहता है, अपवर्तित या संरक्षित रहता है। क्या कहोगे, दूसरे शब्दों में वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि इस पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहते हैं। सर क्या बताइए, फिर से समझाइए। आइए ना सर, ध्यान से देखिए। इनका कहना है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये क्या होता है दोस्त, भैया दो वस्तु है, एक ये है एक ये है। इसका प्रारंभिक वेग u है u1, इसका क्या मान लेते हैं u2, इसका द्रव्यमान क्या है m1, इसका द्रव्यमान क्या है m2। यस सर। ये दोनों आपस में टकरा गया। यस सर। अभी भी द्रव्यमान क्या रहेगा m1, अभी भी द्रव्यमान क्या रहेगा m2। टकराने के बाद इसका भी द्रव्यमान m1, इसका चाल क्या हो गया v1, इसका द्रव्यमान m2। यस सर। इसका वेग कितना हो गया v2। भाई सिंपल कहोगे क्या है, ये टकराने से पहले क्या है दोस्त, अरे भाई टकराने से पहले, ठीक है, ये क्या है टकराने के बाद। बाद सिंपल क्या कहोगे दोस्त, एक टकराने से पहले एक टकराने के बाद। जी गुरुजी। भैया आप कहोगे सर इसका रिजल्ट होता है m1 u1 प्लस क्या m2 u2 बराबर क्या होता है m1 v1 प्लस क्या m2 v2 होता है। यानी गुरुजी क्या कहोगे, आप कहोगे सर m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या होता है m1 v1 प्लस क्या होता है m2 v2 होता है। जी गुरुजी। यानी गुरुजी रिजल्ट आपको ये कहता है, रिजल्ट आपको ये कहता है क्या दोस्त, कि दो वस्तुओं का संवेग, दो वस्तुओं का संवेग
दो वस्तुओं का संवेग टकराने से पहले और दो वस्तुओं का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद दो वस्तुओं का संवेग टकराने से पहले दो वस्तुओं का संवेग का योग दो वस्तुओं का संवेग एक मिनट दोस्त दो वस्तुओं के ऐसे लिखो दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहोगे दोस्त? इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहोगे दोस्त? बिल्कुल। m1u1 प्लस m2u2 बराबर क्या? m1v1 प्लस क्या? m2v2। यस सर। क्या कहोगे दोस्त? भैया फॉर्मूला याद रखना है दोस्त। क्या कहोगे? m1u1 प्लस क्या? m2u2 बराबर क्या होता है? m1v1 प्लस क्या होता है? m2v2 होता है। मेरे बच्चा एकदम सभी रिजल्ट को याद रखिएगा। m1 क्या है दोस्त? m2 क्या है? u1 क्या है? u2 क्या है? v1 क्या है? v2 क्या है? आइए ना दोस्त समझ लेते हैं। पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 क्या है दोस्त? पहली वस्तु का द्रव्यमान। यस सर। m2 क्या है दोस्त? दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। भैया u1 क्या है? प्रारंभिक वेग। पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग। u2 क्या है? दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग। v1 क्या है? पहली वस्तु का अंतिम वेग। v2 क्या है? दूसरी वस्तु का अंतिम वेग। क्लियर है दोस्त? तो इतना को बात आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यही बात यहां पे बताया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए जल्दी से एक सवाल निपटा दीजिए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 11 kg है और वस्तु में उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो वस्तु का बल ज्ञात करें। जल्दी से कमेंट करो। क्या है दोस्त? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? मास है 11 kg। बोलो बच्चा। और वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए कितना दिया है? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो क्या पूछा है? वस्तु का बल। भाई सिंपल है, बन गया दोस्त। क्या कहोगे?
सर आपने पढ़ाया है F बराबर m इंटू ए। सर F निकालना है, मास कितना दिया है 11, ए कितना दिया है 4। ओ माय गॉड, कितना होगा दोस्त 44, कौन सी न्यूटन। बोलो क्लियर है, कितना न्यूटन होगा 44 न्यूटन। अगला सवाल बनाइए जल्दी से। कहा है दोस्त यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल 110 न्यूटन है और वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 20 केजी है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। ये सवाल का आप सभी लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर करोगे, क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 1। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए मेरे दोस्त आज के लिए यहीं तक। समरी यही है दोस्त कि भैया सभी को देख लेना है, 100% एक बार रिवीजन कर लेना है और भैया एक बार कंप्लीट नोट्स बना लेना है। इससे बाहर कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तब तक के लिए दिल से धन्यवाद, लव यू, थैंक यू, टेक केयर। लेकिन कोई भी डॉट हो दोस्त कमेंट जरूर करिएगा, आपका हर एक डॉट लह हम लेंगे। थैंक यू दोस्त, लव यू।